अलैकुम। मैं ज़फ़र असद हूँ सिंध पाकिस्तान से। मैंने रिसेंटली अपनी पीएचडी एजुकेशन में दुनिया के नंबर 1 स्कूल एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड से की है। यहाँ रहने के हिसाब से जो मैंने सीखा है या जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उसकी बिना के ऊपर मैं कुछ चीज़ें अपनी गवर्नमेंट को, टीचर्स को, स्कूल सिस्टम में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के जो हेड्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, उनके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली सिंध का, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक कैसे बेहतर हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि वो सब प्रैक्टिसेस जो यहाँ फिनलैंड में होती हैं उनके बिना के ऊपर कुछ चीज़ें सजेस्ट कर सकूँ या शेयर कर सकूँ, ताकि वो हमारे जितने भी लोग एजुकेशन सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं वो सुन के समझ के हो सकता है वो उनको सही तरह से इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका क्रेडिट जाता है इनके पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेसी को, और सबसे उनके बाद सबसे ज़्यादा जाता है इनके जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में, जो आप कह सकते हैं कि वाइस चांसलर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, डीन्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, इन सबको क्यों? क्योंकि इन सब का कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से इनके लोग जो हैं वो प्रॉपरली काम करते हैं और वो अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली पूरी करते हैं। उसी वजह से इनका सिस्टम दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है। सबसे पहले कि यहाँ पे इनके जो फाइनेंसेस हैं, जितने भी टीचर एजुकेशन के, यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल्स के, वो उनको प्रॉपरली मिलते हैं तो उसके बाद वो उनको प्रॉपरली इस्तेमाल भी करते हैं। इनकी बजटिंग या जो भी बजटिंग के हिसाब से जो भी प्लानिंग होती है वो राउंड अबाउट आप कह सकते हो एक्यूरेट होती है। परफेक्ट ना हो भले, लेकिन एक्यूरेट ज़रूर होती है। जितना इन्होंने प्लानिंग की होती है वो वैसे ही कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसी को उसी तरह इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से वो एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनके सिस्टम में जो बड़ा, जो आप कह सकते हैं कि बड़ा जो सबसे एक्यूरेट चीज़ है या स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर है वो ये है कि यहाँ इनके सब टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं मैनेजमेंट में या नॉन मैनेजमेंट में, उन सब के बीच में एक बड़ा जो है ना वो बॉन्ड है। वो क्या है? ट्रस्ट। ये एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और इनके सिस्टम्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं उसके थ्रू जो भी लोग ये रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो उनके हिसाब के से वो बेहतर होते हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट करने के बाद उनको ये एम्पावर करते हैं। अगर कोई टीचर यहाँ सिलेक्ट होता है तो उनका सिलेक्शन जो सिस्टम है वो इतना कॉम्पिटेंट है कि किसी भी अच्छे बंदे को सिलेक्ट करने के बाद वो उसको प्रॉपर प्लेसमेंट देते हैं, जिनमें बहुत सारे लोग दूसरी जॉब से निकल के टीचिंग साइड पे आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने टीचर को या टीचिंग को एक रेस्पेक्टेबल और अट्रैक्टिव प्रोफेशन बनाया है। जो उनकी सोसाइटी में टीचर्स की रेस्पेक्ट है वो किसी भी प्रोफेशन से कम नहीं है।
जो भी इनके टॉप लेवल के प्रोफेशन हैं उनमें टीचिंग जो है वो टॉप में आती है। इंजीनियरिंग साइड से, ब्यूरोक्रेसी साइड से, दूसरी साइड से बहुत सारे लोग हर साल टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग सिलेक्ट नहीं भी होते, लेकिन ये इनका एक एप्टीट्यूड या एटीट्यूड है या इंटरेस्ट है टूवर्ड्स प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन। उसके बाद ये क्या करते हैं, ट्रस्ट डेवलपमेंट के बाद इनके पास होती है चीज़ एम्पावरमेंट। ये अपने टीचर्स को, ऑफिसर्स को राइट्स और ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कराते हैं। वो इनको बताते हैं, इनको ट्रेन करते हैं और फिर इनको एम्पावर करते हैं कि आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करोगे। टीचर क्लास के अंदर या क्लास के बाहर वही करता है जो उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो उसने सीखी हुई होती हैं। वो अपने हिसाब से, बच्चों की लेवल के हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाता है या पढ़ाती है और उनको वो सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं जो उनके कंटेंट्स में होती हैं। तो ये इनकी 3-4 चीज़ें सबसे बेहतरीन। इनके अलावा जो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है उसकी मेन जो मतलब प्रोफेशनल चीज़ है वो ये है कि इन्होंने अपनी टीचिंग में या एजुकेशन में जो भी रिसर्च बेस्ड इनपुट्स हैं वो दी है। इन्होंने कभी भी ऐसे नहीं कहा या ऐसे नहीं किया कि ये चीज़ बेनिफिशियल होगी ऐड कर दी, ये बेनिफिशियल नहीं होगी डिलीट कर दी, ऐसे नहीं। इन्होंने पहले जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई की होंगी नीड एनालिसिस के थ्रू, वो फिर उनके ऊपर रिसर्च की होगी, उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू उन्होंने एक बेस्ट सोल्यूशन आइडेंटिफाई किया होगा और वो एज इनपुट देते हैं ताकि उसके रिजल्ट्स जो आए वो बेहतर आए, पॉजिटिव आए और अफेक्टिव आए। अगर हम भी अपने मुल्क में नंबर 1 कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो तो उसके लिए पॉलिटिकल जो विल है वो बेहतर होनी चाहिए। अगर हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स या पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेसी अगर ये चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो तो इनको थोड़ा सा अपना रोल पॉजिटिव प्ले करना पड़ेगा। उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी लोग एक्सपर्ट्स हैं उन सब एक्सपर्ट्स को बुला के एक ग्रुप बनाए या 2 ग्रुप बनाए या 3 ग्रुप, जैसी जैसी नीड्स हैं वैसे ग्रुप बनाए, इनसे नीड एनालिसिस कराएं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़रूरत क्या है, कैसी इनपुट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। उसके बाद पॉलिसी मेकिंग में भी एक्सपर्ट्स को बुलाएं, ना कि ब्यूरोक्रेट्स को बिठा के सिर्फ पॉलिसी बनाएं। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनको पता है कि कैसी पॉलिसी बननी चाहिए और कैसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए या कैसे इम्प्लीमेंट होगी। जब ब्यूरोक्रेट्स या दूसरे लोग इधर एक्सपर्ट पॉलिसियाँ बनाते हैं तो वो बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाके उनके खिलाफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकली या ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेंडली या एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं होती और वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती, इसीलिए हमारे सिस्टम को एक बड़ा फ्लॉ आ जाता है। उसके बाद रिक्रूटमेंट करने वाले जितने भी इदारे, इनको चाहिए हर लेवल के टीचर्स को प्योरली मेरिट बेसिस पे रिक्रूट करें। रिक्रूट करने के बाद उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें। जैसे मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं। एक टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप सेपरेटली बनाओ जो प्री सर्विस पे काम भले ना करे लेकिन इन सर्विस पे ज़रूर काम करे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं जो प्री सर्विस पे काम कर रहे हैं लेकिन इन सर्विस पे बहुत कम है। इसलिए इनको 1, 2, 4 जितने भी नीड के हिसाब से कुछ, जैसे पाइट ऑलरेडी है ऐसा कोई इदारा लेकिन वो साइंटिफिक लाइन्स पे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इदारा बना दें। जैसे ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बना दी हैं लेकिन उनका काम क्या है, जस्ट इनके बैकग्राउंड में ये चलता है कि हम लोगों को जॉब्स कैसे दें, स्पेशली उन लोगों को जिनसे हम वोट्स लेते हैं।
तो ये यूनिवर्सिटी जो जितनी भी बनी है उनमें मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी या मेजॉरिटी में वो यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे इन्होंने अपने लोग रखे हैं, जहाँ पे मेरिटोरियस किस्म की कोई भी पॉलिसी नहीं है, ना लोग मेरिटोरियस बेसिस पे अपॉइंट होते हैं। फिर उनकी यूनिवर्सिटियों की जो प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस होती है वो कोई भी या किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं होती, वो जस्ट एक नाम की यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। स्पेशली सिंध में जैसे हर यूनिवर्सिटी को मुख्तलिफ किस्म की सब कैंपस या कैंपस खोलने की इजाज़त है। आप बताओ उन कैंपसेस में क्या होता है, वो जाके किसी स्कूल में किसी कॉलेज में इन्होंने खोली हुई है जिसकी ना प्रोग्रेस है, ना परफॉर्मेंस है, ना कोई और चीज़ है। इससे बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटियाँ वहाँ खोलें जहाँ ज़रूरत है और वैसी खोलें जिसकी नीड है। हमें एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, इसी वजह से हमें सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन वो चाहिए जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करे या उनको अपग्रेड करे, अपडेट करे। तभी हम इन मुल्कों की तरह अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। और टीचर को जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे तब तक आपका सिस्टम कभी भी डेवलप नहीं होगा। हमारे पास एम्पावरमेंट शायद है भी नहीं या शायद होना या करना भी नहीं चाहते। इसीलिए मोस्ट मेजॉरिटी में क्या होता है, टीचर अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है और हेड ऑफ स्कूल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी वो सरप्राइज विजिट्स करते हैं और उन क्लासेस में जाके उन टीचर्स की अपने स्टूडेंट के सामने ही उनको ये कहा जाता है कि आपको तो शायद पढ़ाना नहीं आता, आपको तो शायद ये भी नहीं आता, आपको शायद वो नहीं आता। चलिए अगर ये ऐसी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यही टीचर आपके एजुकेशन सिस्टम या आपके ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम से पास होके, सिलेक्ट होके, रिक्रूट होके आपके पास काम कर रहा है 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से। 5 जब वो सिलेक्ट हो रहा था उस टाइम ठीक था, जब आपके पास वो 3 साल, 4 साल, 5 साल उसने काम कर लिया है, उसके बाद उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ग्रोथ या जो भी चीज़ें वो नहीं रही, अब आप क्लेम करते हो कि आप ठीक नहीं हो, आपको पढ़ाना नहीं है, तो आप उस टाइम इस बंदे को क्यों इसने आपने सेलेक्ट किया था, जिस टाइम उसने आपके इदारे में या आपके स्कूल में या जिस भी तालीमी इदारा है या जिस भी पब्लिक सर्विस कमीशन में उसने जब परफॉर्म नहीं किया था तो ये कैसे सिलेक्ट हुआ था। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सिस्टम पे। जब एक बंदा आपके इतने ज़बरदस्त सिस्टम में आ गया है सिलेक्ट होकर, उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद आप उसे कैसे कहते हो कि आपको पढ़ाना नहीं आता, आप क्वालिफाई नहीं हो, आप ये इस चीज़ को क्वालिफाई नहीं करते। इस चीज़ पे थोड़ा हमें सोचना चाहिए। उसके बाद ये है कि जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको टाइम टू टाइम देनी चाहिए, और उसके बाद जो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी उनको टाइम टू टाइम देनी चाहिए। एक लीडर होना चाहिए हर दुनिया के हर स्कूल में, दुनिया के हर सिस्टम में, जैसे यहाँ पे भी इन्होंने फिल्म में भी जो है ना वो प्रमोशनल लीडर्स बनाए होंगे। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और उनकी एक्टिविटी, करिकुलर को करिकुलर हर चीज़ काउंट होती है, उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर भी प्रमोशंस होते हैं, और वो प्रमोशंस इनके टाइमली होते हैं। क्यों? ये अपने सिस्टम में बिगाड़ पैदा करना नहीं चाहते, इसलिए ये चाहते हैं कि हर बंदे को उसकी अपनी ड्यू राइट मिले। क्यों? जब तक आप बंदों को, एम्प्लॉइज़ को ड्यू राइट्स नहीं देंगे, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपनी जॉब से, वर्किंग एनवायरनमेंट से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तब तक वो मोटिवेटेड नहीं होंगे। अगर वो मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आप क्वालिटी एजुकेशन पे आपके पास हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड लोग ही आपके सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, तो आपके सिस्टम को आगे लेके जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मुल्क डेवलप होके इकोनॉमिकली डेवलप होता है, सोशली डेवलप होता है, कल्चरली डेवलप होता है। तो जब तक ये कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली कोई भी कंट्री डेवलप नहीं होगा तब तक उसके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं आएगी। तो आप कह सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन एक हथियार है, एक टूल है जो किसी भी मुल्क को, किसी भी सिस्टम को
बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि दुनिया पूरी यही सोचती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी और वो क्यों होगी, कहाँ होगी, कौन करेगा। तो ये सारे सवाल आते हैं। हमारे पास जो सिंध में एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली कॉलेज सिस्टम, वो तो हमारा नाकारा है। उसमें कोई भी शायद प्रॉपरली चीज़ें नहीं होती, क्योंकि यहाँ इनके पास कॉलेज सिस्टम नहीं है। इन्होंने छोटी बड़ी मुख्तलिफ शहरों में यूनिवर्सिटियाँ बनाई हुई हैं। एक जनरल यूनिवर्सिटियाँ हैं जो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिसमें रिसर्च की डिग्रियाँ, रिसर्च और बहुत सारे प्रोजेक्ट, सब चीज़ें चलती हैं। नंबर 2, इनके पास हैं अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटियाँ, जो मोस्टली चीज़ों को जो डील करती हैं वो वोकेशनल साइड पे। उनके पास बहुत सारे केडर्स बने हुए हैं, जो इतने केडर्स के थ्रू लोगों को ट्रेन करते हैं, और वो जो मार्केट में जाके जो भी रिक्वायर्ड जॉब की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जॉब की, वो पूरी करते हैं और वो काम करते हैं। इवन एक हेयर कटर भी बगैर किसी ट्रेनिंग या बगैर किसी कोर्स के यहाँ हेयर कटिंग शॉप नहीं खोल सकता, ना हेयर कटर बन सकता है। इनकी हर चीज़ इन्होंने प्रोफेशनली जो है डेवलप की हुई है, और प्रोफेशनल लाइंस पे हर चीज़ को लेके जाते हैं। तो सिंध में भी मैं समझता हूँ कि अगर इन कॉलेजेस को कन्वर्ट किया जाए छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ में, जो लोगों को प्रॉपरली टीचिंग और एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तो ये सिस्टम बेहतर हो सकता है।